सो क्लास 11th लेसन 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम कर रहे हैं। काफ़ी पार्ट हम देख चुके हैं। आज एक न्यू टॉपिक को लेके आए हैं जिसको कहा जाता है स्यूडो फोर्स। क्या कहते हैं जिसको हम स्यूडो फोर्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। पी साइलेंट होता है, SEUDO स्यूडो फोर्स इसको कहा जाता है। वैसे तो ये फॉल्स फोर्स होता है, मतलब इस टाइप का कोई फोर्स है ही नहीं। इसको हम सिर्फ हमारी हेल्प के लिए लगाते हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँगा ये ज़्यादा कि ऐसा फोर्स होता है वैसा फोर्स होता है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब हम इसको करने जा रहे हैं इसको समझेंगे पहले कि ये कहाँ से आया और क्यों आया, फिर समझेंगे कि ये फॉल्स क्यों है, मतलब ये झूठा फोर्स क्यों है, क्योंकि ये फोर्स होता ही नहीं है। ये कोई फोर्स नहीं है, इसको हमने बनाया है हमारी हेल्प के लिए। ठीक है, इट्स अ फेक फोर्स। ये कह लो कि फेक है, नहीं होता है, ये सिर्फ दिखाया जाता है, लगाया नहीं जाता है। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अब हम स्यूडो फोर्स को समझने के लिए दो चीज़ समझेंगे जिसको कहते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है बच्चों? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम का मतलब क्या बच्चों? सबसे पहले ये समझो कि जब जो व्यक्ति किसी मोशन को देखता है वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक यहाँ से मूविंग कार जा रही है, कोई कार है यहाँ से इधर जा रही है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो इस कार को देख रहा है ना। तो ये व्यक्ति तो रेस्ट में है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा है? खुद का एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, वो इस कार को देख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो व्यक्ति है वो इनर्शियल फ्रेम है ना। और अगर मान लो ये व्यक्ति खुद भी एक बाइक के ऊपर जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, जिसको कहते हैं, मान लो कि वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ना, तो भी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो इनर्शियल फ्रेम्स वो होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वर, देखने वाला, रेस्ट में हो या कांस्टेंट मोशन में, उसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। सिंपली नॉन एसिलरेटिंग बॉडीज कर लो इसको। नॉन एसिलरेटिंग बॉडीज आर इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल बॉडीज जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं? इनर्शियल फ्रेम होती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद नहीं चल रहा है, और चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मान लो कोई व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस गाड़ी के एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। किससे चल रहा होगा? इस गाड़ी के एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। ठीक है, उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसमें उतना ही एक्सेलरेशन होगा जितना एक्सेलरेशन इस गाड़ी के अंदर होगा बच्चों। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन में कहते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, अभी एक व्यक्ति है जो इस कार के अंदर बैठा है। एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं, है ना। एक बार फिर से डायग्राम बना के देखते हैं कि कोई व्यक्ति है जो खुद इस कार के अंदर बैठा हुआ है, उसके अंदर ए एक्सेलरेशन हो रहा है, ये गाड़ी ए एक्सेलरेशन से आगे चल रही है, तो उतना ही एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर में हो रहा है। ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। यानी ऑब्जर्वर यहाँ पर कैसा है? 0 एक्सेलरेशन वाला नहीं है, उस ऑब्जर्वर में कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। अब अगर इस गाड़ी के अंदर मान लो यहाँ कोई एक रस्सी से या स्ट्रिंग से कुछ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया ना, तो क्या होगा? तो इस ऑब्जर्वर को तो ये रेस्ट में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये खुद चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये आगे चल रहा है ना। होगा क्या? होता ये स्टार्टिंग में कि जैसे गाड़ी चलती है तो ये ऐसा लटका होता है, वो ऐसे से ऐसा हो जाता है बस, बाकी जाता वो भी आगे की तरफ है। लेकिन कैसा होगा कि इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं होगी। जिस डिस्टेंस पर ये बैठे हैं उसी में चलते रहेंगे, क्योंकि इन दोनों में सेम एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉब हमेशा कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? रेस्ट में। लेकिन अगर इसी गाड़ी को कोई व्यक्ति बाहर से देखता है, कोई पर्सन बाहर से देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा?
उसको दिखेगा ना कि ये जो लटका हुआ कोई मास है, कोई बॉब है, ये इसी एसिलरेशन से चल रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इसी एसिलरेशन से चल रहा है। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन। जो व्यक्ति इस गाड़ी के अंदर बैठा उसको तो ये रेस्ट में दिख रहा है, क्योंकि इसके हिसाब से तो ये बराबर दूरी पर है, जितना आगे ये चलेगा उतना ही आगे ये चलेगा, यानी दोनों एक दूसरे से रेस्ट में। लेकिन जो व्यक्ति इस गाड़ी के बाहर है वो कैसा है, वो रुका हुआ है, उसको तो ये गाड़ी भी जाती हुई दिख रही है, ये व्यक्ति भी जाता हुआ दिख रहा है, और ये बॉब भी। तो उसके हिसाब से तो इन तीनों में क्या हो रहा है, एक एसेलरेशन हो रहा है ए। और इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्वेश्चंस को करने में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ इतना डिफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम मतलब ऐसा ऑब्जर्वर जो या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट मोशन में हो, दोनों में उसका एसेलरेशन 0 होना चाहिए। और एक ऐसा ऑब्जर्वर जो खुद एसेलरेशन में, जैसे कार में बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति, या कोई भी सिंपल सी ऐसी बॉडी जो एसेलरेट हो रही है, जो बॉडी के अंदर एसिलरेशन हो रहा है, उस बॉडी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उसी बॉडी के अंदर की चीज़ों को देखता है तो वो उसे कैसे दिखाई देती है, वो उसको रेस्ट में दिखाई देती है, जबकि इसको तो ये सब एसिलरेटेड मोशन दिखाई दे रही है। तो इसी को कहते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ये व्यक्ति है जिसका एसिलरेशन 0 है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन आता है, ये पर्सन आता है जिसका कोई ना कोई एसिलरेशन है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सी सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। एक लिफ्ट के केस पढ़ते हैं हम लोग। एक सबसे बेसिक और सबसे सिंपल केस समझते हैं बच्चों कि ये कोई लिफ्ट है ना, और लिफ्ट जा रही है ए एसिलरेशन से ऊपर की तरफ, है ना। इसके अंदर एक थ्रेड से मैंने एक एम मास का ऑब्जेक्ट लटका दिया, तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कहाँ पर है ना। चलो मैं पहले मान लेता हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम है, मतलब कहाँ है, वो बाहर है। इस पर कितने फोर्स लगते हैं पहले तो ये समझ लो भाई। एक रस्सी है तो टेंशन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, मास का ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट W नीचे की तरफ होगा, है ना। W बराबर mg लिख लो यहाँ पर। बॉडी ए एसिलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये व्यक्ति को तो क्या दिख रहा है ना, बाहर वाले व्यक्ति को क्या दिख रहा है कि ये जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाएगी ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब उसको ये पता चल रहा है कि इस m मास के ऑब्जेक्ट में ये एसिलरेशन हो रहा है। ये बॉडी भी जिस स्पीड से, जिस एसिलरेशन से बॉडी मतलब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी, उसी एसिलरेशन से ये वाला ऑब्जेक्ट भी ऊपर जाएगा, क्योंकि बाहर जो व्यक्ति दिख रहा है उसको तो ये बॉडी चलती हुई दिख रही है। तो अगर इस बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए हम बनाएं FBD, क्या बनाए बच्चों, FBD बनाए, तो क्या होगा, इस बाहर वाले व्यक्ति के लिए अगर FBD बनाया जाए तो ये होता है ऊपर टेंशन। तो नेट फोर्स क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लगाएं F नेट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर F नेट होता है, बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स बढ़ा है, टेंशन का फोर्स बढ़ा है। कौन सा फोर्स बढ़ा है, टेंशन, क्योंकि जब बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, बॉडी नीचे आती है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा, है ना। देखने वाले का तो यही लगेगा। तो ऊपर का फोर्स बड़ा है टेंशन, नीचे का फोर्स कैसा है, छोटा mg। हम बात किसके लिए कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, इसका मास, इसमें होने वाला एसेलरेशन m है, तो T बराबर mg, सॉरी T माइनस mg। अगर मैं सिर्फ टेंशन की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से बोलूँ कि टेंशन निकाल के दिखाओ, तो माइनस का mg क्या बन जाएगा, इधर आके प्लस का mg, और प्लस ma पहले से है। तो देखा जाए तो m और m दोनों में से m है, m कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा a प्लस g। ये वैल्यू आ गई टेंशन की, किसके हिसाब से, जो व्यक्ति बाहर खड़ा है इसको उस बॉब में इतना टेंशन दिखेगा। ठीक है, अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि ये व्यक्ति, इसका एक दोस्त है, वो यहाँ बैठ गया। अब ये यहाँ से इसको देखेगा। अब मुझे बताइए, ये यहाँ से अब इसको देखेगा तो ये बॉडी इसको कैसे दिखाई देगी, ये बॉडी इसको रेस्ट में दिखाई देगी, है ना, क्योंकि ये खुद भी जिस स्पीड से ये बॉल ऊपर जा रही है उसी स्पीड से ये भाई साहब भी जा रहे हैं, और इसके हिसाब से तो ये हमेशा एक जैसा दिखाई देगा। इसको कैसा दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा।
तो इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग ये कैसा हो गया, रेस्ट में। तो जब हम इस व्यक्ति को देखेंगे, जब हम इस पर्सन को देखेंगे, तब इसके हिसाब से हम टेंशन निकालें। जो ये व्यक्ति देख रहा है इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से सिर्फ दो ही फोर्स होंगे, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। इसके अकॉर्डिंग बॉडी कैसी है, रेस्ट में। और जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर एफ नेट कितना होता है, 0 होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा, है ना। तो इस ऑब्जर्वर के लिए नेट फोर्स होगा, एफ नेट जो है वो होगा 0। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे। अगर ये फोर्स बड़ा होता तो ऊपर एक्सेलरेशन होता, ये फोर्स बड़ा होता तो नीचे एक्सेलरेशन होता। लेकिन उसने क्या देखा, भाई ये तो रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब होता है कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, यानी इसके हिसाब से T बराबर mg। अब समस्या कहाँ से आई भाइयों, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्यूडो फोर्स आया। देखिए क्या ये व्यक्ति के हिसाब से टेंशन इतना है और इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग है टेंशन इतना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेंशन का जो फोर्स है ये आदमियों पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, टेंशन का फोर्स तो रस्सी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेंशन का फोर्स तो इस रस्सी के ऊपर, इस स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इन व्यक्तियों से क्या मतलब, कोई कहीं भी खड़ा होकर देखे टेंशन तो उतना ही रहेगा, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ किसका, स्यूडो फोर्स का। क्यों? क्योंकि हम जो न्यूटन के लॉ हैं वो इनर्शियल फ्रेम में बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन जब हम इनको नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं, मतलब जब ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेटेड होता है यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, तब ये हमको सही आंसर नहीं देते हैं। तो इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक और फोर्स निकाला जिसको नाम दिया स्यूडो फोर्स। क्या नाम दिया बच्चों? जिसको नाम दिया स्यूडो फोर्स। अब आपने देखा ये फोर्स कहीं लग रहा है क्या? ये फोर्स लग नहीं रहा है, हम इसको लगा रहे हैं सिर्फ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्यूडो फोर्स होता है -ma। माइनस का मतलब समझा देता हूँ। ये स्यूडो फोर्स जो है वो हमेशा लगता है कहाँ पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किस में लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाया जाता है। क्यों? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे न्यूटन के लॉ को फिट करने के लिए जिस तरफ ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर का, किसका, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाया जाता है ma। इसको -ma क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस होता है। हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो हम फोर्स किधर लगाएंगे, हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन के अपोजिट नीचे की तरफ। अगर ये बॉडी नीचे आ रही होती, मान लो ये व्यक्ति जो बॉडी का हमने एक्सेलरेशन दिखाया, अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर की जगह नीचे होता, तब हम इस पर फोर्स कहाँ लगाते? तब हम इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाते। तो ये बात याद रख लेना कि स्यूडो फोर्स को हमेशा उस तरफ लगाया जाता है जिस तरफ, मतलब ऑब्जर्वर जिस तरफ जा रहा है या ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन अगर अपवर्ड हो रहा है तो ये वाला फोर्स हमेशा नीचे लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर ऑब्जर्वर में एक्सेलरेशन नीचे होता तो मैं इसको ऊपर के डायरेक्शन में लगाता, हमेशा अपोजिट। तो यहाँ पर लगता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का तो फॉर्मूला ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमेशा किस तरफ काम करता है? एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है इसके एक्सेलरेशन के हमेशा अपोजिट। अभी एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर, तो ये कहाँ लगेगा? नीचे। तो -ma सिर्फ क्यों लगाया? क्योंकि इस a को अगर मैं प्लस मानूं तो ये वाला a कैसा होगा? माइनस का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए ये ma फोर्स हमेशा हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स हमने देखा है क्या? नहीं है, सिर्फ हमने लगाया है। क्यों लगाया है अभी समझिए। अब अगर मैंने इस पर एक फोर्स माना, हमेशा मानना पड़ेगा जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के क्वेश्चन आएंगे, हमेशा आपको ऑब्जर्वर के डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स मानना पड़ेगा ma। अब देखो, अब इसका फिर से डायग्राम बनाओ। अब ऊपर का T किसके बराबर होगा? नीचे लगने वाले दोनों फोर्स के। अब नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे एक तो mg लग रहा है और एक लग रहा है ma। तो आपने बराबर कर दिया mg प्लस ma के, क्योंकि है तो अभी भी वो रेस्ट में, है ना। तो ऊपर लगने वाला टेंशन नीचे ma प्लस mg के बराबर होगा। आपने क्या करा? m कॉमन लिया,
ए प्लस जी, एम कॉमन लिया, अंदर यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से जी, देखिए वही आंसर आ गया जो पहले था। दोनों टेंशन, बाहर वाले व्यक्ति को भी उतने टेंशन दिख रहा है, एम ए प्लस जी, और अंदर वाले को भी। तो ये सिर्फ क्यों लगाया, ये स्यूडो फोर्स सिर्फ इसलिए लगाया बच्चों, क्योंकि हम अगर हम न्यूटन्स लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में समझना चाहें तो हमको एक फॉल्स फोर्स या स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। किस तरफ, जिस तरफ हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जर्वर का। कैसे ऑब्जर्वर का, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो हमको नीचे की डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है? सिर्फ ये था हमारा स्यूडो फोर्स, कुछ नया फोर्स नहीं है। फोर्स वही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कहाँ लगता है, तो ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिससे पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाए और सही हो जाए। क्यों लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल करने के लिए। कैसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में समझाने के लिए। चलिए बारी आती है अब न्यूमेरिकल की, किसका कोई नया लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन करेंगे, एफबीडी बनाना आता है तो सब कुछ आता है आपको। क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अब। एक क्वेश्चन, एक ट्रेन है ना, क्या है बच्चों, एक ट्रेन है। ए एक्सीलरेशन से इस तरफ जा रही है। एक पेंडुलम है वो यहाँ पर लटका हुआ है, लेकिन आप सभी जानते हैं जैसे ट्रेन आगे जाएगी वो ऐसी कंडीशन में तो रहेगा नहीं, वो ऐसा हो जाता है। इससे थोड़ा सा एक गलत बन गया, इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखना था, यहाँ रखना था। चलो समझ जाइएगा आप लोग, सिर्फ ये ऐसा ऐसे से ऐसा टर्न हो गया है ना। अब क्या हो रहा है, हमको करना क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं। अ पेंडुलम ऑफ मास m, मतलब m मास का ये एक पेंडुलम है, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ट्रेन, एक ट्रेन के सीलिंग में किसी धागे से, किसी रस्सी से, किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ है, और ट्रेन जो है उसमें ए एक्सीलरेशन हो रहा है। फाइंड द एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमको ये एंगल निकालना है कि वो कितने डिग्री पर घूमेगा, मतलब ये कितने डिग्री ऐसे टर्न हो जाएगा, कितने डिग्री ऐसे टर्न हो जाएगा। और इसी के साथ हमको इस स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन फोर्स को भी फाइंड करना है। क्या करना है, टेंशन फोर्स को भी फाइंड करना है। इस डायग्राम को थोड़ा फिर से बनाना चाहूँगा, थोड़ा बड़ा था। तो उन्होंने क्या कहा कि ए एक्सीलरेशन से एक ट्रेन जा रही है। अब मैं इसका सीधा डायग्राम बनाऊंगा जो हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो यहाँ पर लटका रहता है, लेकिन जब कब ऐसा कब रहेगा इस कंडीशन में कि जब वो ट्रेन रुकी है, जैसे ट्रेन चलेगी ये एक जितनी उसको जाना है, जैसे सब एक बार जो उसके ऐसे जाके रुक जाएगा, बस वो फिर रुक जाएगा, फिर जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है उसी के साथ आगे चलता जाएगा, ठीक है। हमको इसमें टेंशन टी निकालना है ना। ये एम बॉडी का मास है, और हमको उन्होंने बोला है कि अगर मान लो वो शुरू में ऐसा था, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो वैसे ही रहेगा, बाद में जब ट्रेन चलेगी तब ऐसे घूम के ऐसा हो जाएगा। तो हमको ये एंगल निकालना है कि वो कितने डिग्री एंगल पर घुमा होगा, कितने डिग्री एंगल पर घुमा होगा, ये एंगल हमको फाइंड करना है। हम इसमें दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हम ऑब्जर्वर को बाहर बिठा के सॉल्व करें तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आसान होगा कि हम ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा दें, मतलब ऑब्जर्वर को भी क्या कर दें, ऑब्जर्वर को बना दें नॉन इनर्शियल। कैसा बना दें, नॉन इनर्शियल, क्योंकि जब ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से ऑब्जर्वर चल रहा है, मतलब ये कैसा क्वेश्चन हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमको क्या करना होता है, जिस तरफ ऑब्जर्वर जाना है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है, बस ये हो गया हमारा एम ए, सूडो फोर्स हो गया ये हमारा, यही करना होता है हमको। बस सूडो फोर्स लगा दोगे आपको तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। लेकिन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कब होगा, जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए ये हमारा बॉब है ना,
इस पर लगने वाले फोर्सेस, मैंने बोला सबसे पहले तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगा दो एम ए। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है ए स्पीड से, तो हमने क्या बोला था कि इस पर इससे अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये इसकी डायरेक्शन है, जिससे अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा दो एम ए। तो इस तरफ एक स्यूडो फोर्स लग रहा है एम ए। नीचे उसका भाई वेट काम कर रहा है एम जी। क्या वेट? उसका वेट तो होगा ना, इस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा। वेट हमेशा एम जी किधर काम करता है? नीचे। अब यहाँ पर क्या है, ये इस बॉडी का टेंशन है ऐसे। लेकिन ये बॉडी ऐसी थी क्या? नहीं थी। ये बॉडी कुछ ऐसी थी, पहले ऐसी थी फिर ऐसी हुई। मतलब इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया। क्या एंगल बनाया बच्चों? थीटा एंगल बनाया। लेकिन अब थीटा यहाँ पर हमारे कोई काम का नहीं। हम इस थीटा को कहाँ लाएंगे? यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा। मतलब यहाँ पर जो ये टेंशन का फोर्स T है, ये T टेंशन का फोर्स कैसा लग रहा है? थीटा एंगल पर लग रहा है। अब हमको क्या करना है भाइयों? हमको सिर्फ ये करना है कि ये टेंशन का जो फोर्स लग रहा है ना, हम इसको दो कंपोनेंट में बांट लेंगे। किस में बांट लेंगे? टू कंपोनेंट में बांट लेंगे। सो ये थीटा एंगल पर है, तो हमको इसके दोनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये एक्स के डायरेक्शन में ना ही वाई के में। तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों? मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहला कंपोनेंट होता है इधर, जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ उसका कॉस होता है। तो इस तरफ होगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ क्या होगा? टी साइन थीटा। चलिए फिर से मैं सारे फोर्सेस बना दूँ, क्योंकि अब हमको ये बीच वाले कुछ नहीं दिखाना। हमको जो मेन फोर्सेस है वो दिखाना है। कौन से मेन फोर्सेस होते हैं? एक ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, इस तरफ लग रहा है टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ एम जी, और इस तरफ लग रहा है एम ए। इस ऑब्जर्वर को ये कैसा दिखाई देगा बताइए? इस ऑब्जर्वर को तो ये रुका हुआ ही दिखेगा, यानी ये इसको क्या लगेगा कि ये रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लग रहा है क्या? इसके अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है। मतलब जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये रेस्ट में है, मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है इधर ऊपर उतना ही नीचे लगेगा। इसका मतलब टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर लगने वाला टी कॉस थीटा नीचे लगने वाले फोर्स एम जी के इक्वल होगा बच्चों। उसी टाइप से लेफ्ट में लगने वाला एम ए फोर्स जो है वो इस टी साइन थीटा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये भाई क्या कर रहा है? ये तो रेस्ट में है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसको ये आगे जाता दिखेगा, लेकिन इस व्यक्ति को तो ये हमेशा उतनी दूर दिखेगा ना जितनी दूर है। मतलब इसको तो ये किस में फील होगा? रेस्ट में फील होगा। बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अगर मैं इस पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, टी साइन थीटा बराबर एम जी को हम डिवाइड कर दें टी कॉस थीटा बराबर एम ए से, तो टी से टी कट जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है हमारा बच्चों टेन थीटा। हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। एम से एम कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों गलती हो गई, यहाँ नीचे जी है और ऊपर ए है, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। टी साइन थीटा बराबर एम ए है, यहाँ मैंने एम ए लिखा और एम जी, तो ए अपॉन जी होगा। ए अपॉन जी, ये टेन थीटा की वैल्यू हो गई। यहाँ से अगर आप चाहो, अगर आपको ए और जी की वैल्यू तो पता ही होती है, अगर ए की वैल्यू क्वेश्चन में पता है तो आप थीटा डिग्री निकाल सकते हो। मैंने बहुत बार आपको थीटा निकालना सिखाया है। ठीक है, अब ये तो ठीक है कि चलो पता चल गया हमको। अगर उसने बोला टेंशन निकालना है, क्या निकालना है? टेंशन। तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो वैल्यू है ए अपॉन जी बराबर, ये किसी भी एक इक्वेशन में रख के यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे। मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो करवा के दिखा देंगे। तो ये कंडीशन है थीटा निकालने की बच्चों। ठीक है, बहुत आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन करना उतना ही आसान जितना इनर्शियल फ्रेम में। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ऑब्जर्वर जा रहा है जिस तरफ, ये ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है, तो उससे अपोजिट ये स्यूडो फोर्स लगा दो, सारा काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देखें इसके। स्टूडेंट नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं कि कोई वेज है,
थीटा एंगल वाला कोई वेज, इस पर मैंने ब्लॉक रख रखा है। अब ऑब्वियसली क्या होगा भाइयों, क्योंकि ये ऐसा इंक्लाइंड है तो ये नीचे तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि हम इसको नीचे आने से रोक सकें, हो सकता है। क्वेश्चन है व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन should be provided to the wedge, मतलब ये जो वेज है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना है हमको। क्या देना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना है, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m के m मास का जो ब्लॉक है केप्ट ऑन वेज remains at rest, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ये जहाँ है वहीं पर रहे, हम इस पर इसको हम अगर इस तरफ किसी एक एक्सेलरेशन से ले जाएं, उन्होंने ये पूछा है कि इस वेज को अगर मैं इस तरफ ए एक्सेलरेशन से ले जाऊं तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा जिसके लिए ये बॉब यहाँ से नीचे ही ना खिसके, इसी जगह पर बना रहे, इसी जगह पर क्या रहे स्टूडेंट, बना रहे। हो सकता है, बहुत इजी है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हमको उनने सिर्फ ये पूछा है अगर ये वेज रुका हुआ रहा तो ये तो सीधी बात है कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि वेज का अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं। लेकिन अगर हमने ऐसा किया कि हम इस वेज को चलाएंगे, हम इस वेज को क्या करेंगे, वेज मतलब ये जो डिब्बा सा दिख रहा है ना आपको ट्रायंगल वाला, अगर हम इसको ही चलाना चालू कर दें, हम इसको किसी एक्सेलरेशन से मोशन कराएं तो ये नीचे नहीं आएगा। एक कंडीशन ऐसी होगी, एक सिचुएशन ऐसी होगी जिस पर ये यहीं के यहीं रहेगा, नीचे नहीं आएगा। उन्होंने यही बोला है कितना एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करें, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m केप्ट ऑन वेज रिमेन्स रेस्ट, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन ना हो, वो नीचे ही ना आए, वो नीचे ना आए। इसके लिए सिचुएशन है स्टूडेंट, पहले तो इस पर लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए इसका वेट जो है वो नीचे काम करता है, आपको पता है वेट हमेशा कहाँ काम करता है। मान लो ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट कितना हो गया mg नीचे। और दूसरा फोर्स इस पर कौन सा लगेगा बच्चों, दूसरा फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है, आपको मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, जहाँ टच होता है उससे परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर। ये क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, तो इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा बच्चों, समझ लेना आप हमेशा, ठीक है। कैसे बना बताऊँ, चलो देख लो। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा मिलके तो 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नहीं समझ में आया तो सिंपल सा याद रख लेना, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर कितना होगा, थीटा एंगल ही होगा। जो मैथ्स वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक 90 एक थीटा है, तो तीसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों एंगल जो हैं ये और ये बड़ा वाला मिलके दोनों 90 बना रहे हैं, उस 90 में से अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये थीटा ही होगा। तो यहाँ पर mg जो फोर्स है, ये mg फोर्स है ना, वो थीटा एंगल के साथ लग रहा है, किसके साथ लग रहा है, थीटा एंगल। तब इसके दो कंपोनेंट होंगे बच्चों, कितने कंपोनेंट होंगे, दो, एक इधर आएगा जो mg कॉस होगा और एक इधर जो होगा वो होगा mg साइन थीटा। क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। और यही mg साइन थीटा क्या करता है, इसको नीचे लेके आता है, क्या करके आता है, नीचे लेकर आता है। लेकिन हमने क्या करा, हमने एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया,
अब अगर ये जो है हमारा वेज, अगर ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इस व्यक्ति में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, इस व्यक्ति में भी कितना एक्सेलरेशन होगा बच्चों, इस व्यक्ति में भी ए एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इस व्यक्ति इस वेज के ऊपर बैठा है उसमें उतना ही एक्सेलरेशन होता है जितना एक्सेलरेशन से ये चल रही है। तो इसमें भी क्या होगा, ए एक्सेलरेशन होगा। ये कैसा हो गया, अब ये हो गया नॉन इनर्शियल। तो इसके हिसाब से इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमको इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। किस तरफ, एक्सेलरेशन ये इस तरफ है तो इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा, एक एमए फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला, स्यूडो वाला। हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो गई तो मैं इसको बहुत सिंपल वे में बना देता हूँ, है ना। हमारा जो वेज है इसके फोर्सेस दिखा देता हूँ। ये आपका है एन, न्यूटन्स लॉ, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये इस तरह से इस पर काम कर रहा है कौन, एम जी। इस तरफ काम कर रहा है एम ए, है ना। अब हम इसमें से मेन चीज़ होती है कि हम एक्स और वाई एक्सिस किसको मान रहे हैं। तो हमने क्या करा, जिधर हमारा ये लग रहा था न्यूटन वाला, इसको हमने एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस मान लिया, ये पूरा हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। ये हमारा वेट जो है वो ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में थीटा एंगल पर ये लग रहा है, ठीक है। और जितना एंगल यहाँ थीटा बन रहा है वही थीटा एंगल भी यहाँ भी बन रहा है ना। समझिए बात को, ये हमारे मेन है। हमारा फोर्स जो इस तरफ लग रहा है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है वाई की डायरेक्शन में, जो फोर्स इस तरफ लग रहा है वो भी सही लग रहा है एक्स की डायरेक्शन में। लेकिन ये जो एम ए फोर्स है, ये एम ए फोर्स ये किस तरफ लग रहा है, ये सही डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ये किस तरफ लग रहा है बच्चों, ये लग रहा है थीटा एंगल पर। और ये एम जी वेट जो है वो भी कहाँ लग रहा है, ये एम जी वेट भी थीटा एंगल पर लग रहा है। तो इन दोनों के दो दो कंपोनेंट बनाना पड़ेंगे। इन दोनों के क्या बनाना पड़ेंगे हमको, दो दो कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट इसका ऊपर बनेगा, एम ए फोर्स है, थीटा एंगल है तो ऊपर बनेगा एम ए कॉस थीटा। और इस तरफ क्या बनेगा, एम ए साइन थीटा। उसी टाइप से ये थीटा एंगल है तो इस तरफ क्या बनेगा, एम जी कॉस थीटा। इस तरफ बनेगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल इसके साथ बनाता है। हम इसको रिजोल्यूट कर रहे हैं बच्चों, मैंने पहले भी सिखाया कि एक फोर्स है, ये थीटा एंगल पर लग रहा है, ना तो वो एक्स की डायरेक्शन में लग रहा है ना वाई की में, बीच में लग रहा है। तो इस थीटा एंगल वाले के दो रिजोल्यूशन होते हैं, एक जिस तरफ एंगल बनाता है, यहाँ एंगल बना रहा है तो इसके साथ कॉस एम जी कॉस थीटा, इस तरफ एम जी साइन थीटा। तो सारे फोर्सेस आपने देख लिए, इस पर कौन से लग रहे हैं। एक बार फिर से इसका नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये बीच वाली लाइनें सब हटा रहा हूँ, फिर से सारे फोर्सेस देख लो। इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक दो, ये वाला कौन सा है, एम ए साइन थीटा, ये वाला है एम जी कॉस थीटा। ऊपर देखो, ऊपर सिर्फ एम ए कॉस थीटा था, ऊपर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और नीचे का तो लगा लिया। भाई जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है उसको तो ये बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन से चलती दिखाई देगी ना, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी चल रही उसी से इसको तो ये चलती दिखाई देगी, क्योंकि वो दोनों साथ में है। मतलब इस व्यक्ति के हिसाब से ये बॉडी किस में है, रेस्ट में होगी। किस में होगी, रेस्ट में होगी। इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स, और जितना इस डायरेक्शन का फोर्स है उतना ही इस डायरेक्शन का फोर्स। दो इक्वेशन बना लो, क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। एम से एम को कैंसिल कर दें, गलती से मैंने बड़ा लगा दिया, बात एक ही है, क्योंकि मास तो सिर्फ हम किसका देख रहे हैं, मास हम उस बॉडी का ही देख रहे हैं। तो एम से एम कट जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा, कॉस जाएगा अपॉन में यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई से अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन चाहिए आपको, एक्सेलरेशन चाहिए ए बराबर जी साइन
अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। तो जी टेन थीटा का एक्सीलरेशन आपको चाहिए बच्चों। अगर ये एक्सीलरेशन आपके पास है, ठीक है ना, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये एक्सीलरेशन अगर आपके पास है, इस एक्सीलरेशन से आपने इस गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, अगर आपने इस वेज को इस एक्सीलरेशन से आगे की तरफ मूव करा दिया, तो गारंटीड है कि ये ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ये ब्लॉक कहाँ हो जाएगा, वहीं पर ही रह जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं जब आप स्यूडो फोर्स का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, हमने लिफ्ट वाला क्वेश्चन किया था, है ना। हमने को बताया कि 6 kg का ब्लॉक, मतलब 6 kg का ऐसे इस स्ट्रिंग से टकराया हुआ है, रखा हुआ है, सॉरी लटका हुआ है। ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। लिफ्ट कैसे जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो हमको इसके अंदर ये टेंशन निकालना है टी। याद कीजिए, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, तब टेंशन को कितना बताया था, तब टेंशन को बताया था m इंटू ए प्लस जी। हमने अभी कुछ देर पहले ही निकाला था कि अगर ये ऊपर जा रही है तो इसके अंदर कितना टेंशन होगा, m a प्लस जी। इनर्शियल हो चाहे नॉन इनर्शियल, आंसर यही आएगा। ठीक है, निकालने के तरीके अलग अलग थे। यहाँ पर हमने शूडो लगाया था, अंदर बैठा के बाहर वाला डायरेक्ट कर लिया था। तो टेंशन हमारा था m a प्लस जी। टेंशन निकालना है आपको। मास कितना दिया है, मास दिया है 6 kg। एक्सेलरेशन कितना दिया है, a 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कितना होता है 10, 10 प्लस 1 11, 11 6 66 न्यूटन का टेंशन फोर्स इसमें काम करेगा। इस टाइप के छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत बार आ जाते हैं। क्लियर है क्लास, आ गया आपको समझ में। क्योंकि हमने पहले ये कर रखा था इसलिए मैंने फॉर्मूला बनाना नहीं सिखाया, क्योंकि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि इसमें इतना टेंशन होता है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को कर लिया इस तरीके से। तो स्टूडेंट इस टाइप की सिचुएशन से, है ना, आप स्यूडो फोर्स लगाइएगा क्वेश्चंस में और सॉल्व कीजिएगा। जहाँ भी दिक्कत आए आप हमको कमेंट में डालिएगा, हम उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था। ध्यान रखिएगा, स्यूडो फोर्स हमेशा कहाँ काम करता है, जिस तरफ नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर बैठा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है क्लास।